आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको आज के क्लास के वीडियो में 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न एग्जाम में टकराए हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कैसे फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। बात करें पहला प्रश्न का, तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता दीव। जी हाँ, दीव जो है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी। बात करें आज का दूसरा प्रश्न का, तो 2 नंबर में निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी। जी हाँ, असम जो है लाल नदी और नीली नदियों के रूप में जाना जाता है। किसे? असम को। वहीं अगर बात करें अदर पॉइंट का, तो 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। तो आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें अगला प्रश्न का, तो 3 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जी हाँ, यहाँ ऑप्शन ए में पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। मैं आपको पढ़ा चुका था कि पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। वहीं बात करें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, तो इसका जो मुख्यालय है बिलासपुर में है। वहीं बात करें ऑप्शन सी का, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हाजीपुर में है। ये भी मैं आपको बता चुका था इससे पहले वाले के वीडियो में। बात करें ऑप्शन डी का, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर में है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, बात करें 4 नंबर का, तो निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? ये भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका था। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी, टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की, तो टंगस्टन एक चमकदार और चांदी जैसी सफेद धातु है। टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर में निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग स्थापित करेगा? जी हाँ, निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, बेंगलुरु। वहीं बात करें अदर पॉइंट का, तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कौन सा शहर में खोला जाएगा? भोपाल में। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन डी, लोहा जो है ये पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। बात करें पारा से संबंधित अदर जानकारी की, तो पारा के मिश्र धातु को एक अमलगम कहा जाता है। बात करें अदर पॉइंट का, तो टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन और टेंटलम अमलगम नहीं बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, बात करें अदर जानकारी की, तो आजाद मजदूर संघ दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किए थे। तो ये आप याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में इनसे संबंधित अदर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है? अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए, बियर कहा जाता है। बात करें अल्कोहल का, तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है ROH और अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये आप याद रखिएगा।
बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता। 8 महीने में क्षय हो जाएगा। तो आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न पढ़ाए गए प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 10 नंबर का, तो कृषि बीमा योजना में शामिल है। कृषि बीमा योजना में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS 2016 कृषि बीमा योजना में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न का, तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो स्थित है निकट में, तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप। बात करें आज का अगला प्रश्न का, 12 नंबर में सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते उक्ति ली गई है। बात करें 13 नंबर का, तो निम्न में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? जी चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नारा से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, मैं ऑलरेडी उसका मास्टर वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बात करें हाइड्रोजन का, तो इसकी परमाणु संख्या 1 तथा इसका संकेत जो होता है H होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तब बुलबुले बन जाता है। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तब बुलबुले बन जाता है डैश के कारण, यानी किसके कारण, कौन सी गैस के कारण जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, CO2 गैस के कारण जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाता है। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, आंसू गैस के रूप में? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता Cl2। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, 17 नंबर प्रश्न का, तो खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है? अब यहाँ काफी लोग कंफ्यूज होकर के गलत आंसर टिक करके आए हैं। जी हाँ, खाने योग्य समुद्री मछलियां निम्न में से कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, जी हाँ, हिल्सा, सार्डिन और मैकरल जो है ये खाने योग्य समुद्री मछलियां हैं। बात करें अगला प्रश्न का, 18 नंबर में बैसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं। बैसिली बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं निम्न में से? इसका आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता क्षार के आकार का। जी हाँ, बैसिली बैक्टीरिया है जो कौन से आकार का होता है? क्षार के आकार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। जी हाँ, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख निम्न में से क्या दिखाते हैं? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता अभिसारी विकास दिखाते हैं कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख। वहीं बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो किस जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, किस जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 21 नंबर में बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह को कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो पॉलीमर है निम्न में से
कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी, टेफ्लॉन। जी हाँ, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह को कोटिंग बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिमी रूप से उत्पादित किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिमी रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, टेक्नेशियम का। जी हाँ, बात करें 23 नंबर प्रश्न का। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी, अनुकरणीय। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का। तो 24 नंबर में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता राजस्थान। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रावत, रावत रा से राजस्थान, यानी रावत भट्टा जो है कौन से राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। तो यहाँ से आप इसके नाम से इसके कौन से राज्य में, ये आप याद बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। बात करें अगला प्रश्न का। तो 25 नंबर में इनमें से कौन अलवार महिला संत है? जी हाँ, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन है अंडाल जो है, अंडाल जो है अलवार महिला संत है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का। तो 26 नंबर में मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन है 26 मील 385 गज। वहीं अगर बात करें किलोमीटर में तो 42.195 किलोमीटर हो जाता, जो यहाँ लिखा हुआ भी है शायद। हाँ, मीटर में अगर बात करें तो 42.195 किलोमीटर हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 27 नंबर प्रश्न का। तो एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, ये कौन से महादेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न का। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? जी हाँ, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके व्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, डॉक्टर सीवी रमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर में निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एशिया को कहा जाता है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का। तो निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए, ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कौन? अपना देश, प्यारा देश भारत। बात करें आज का अगला प्रश्न का। बात करें 31 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का नाम जो है सैंडविच द्वीप है। ये भी प्रश्न हमारे द्वारा आप सभी लोगों को बताए गए हैं, पढ़ाए जा चुके हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 32 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? जी हाँ, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एशिया से होकर। जी हाँ, एशिया महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बात करें आज का अगला प्रश्न का। तो 33 नंबर में मिलान करें। जी हाँ, उगते सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? ये भी मैं आप सभी लोगों को इससे पहले वाले क्लास के वीडियो में पढ़ा चुका था। तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जी हाँ, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। बात करें ऑप्शन बी का। तो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। वहीं बात करें ऑप्शन सी का। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। बात करें ऑप्शन डी का।
तो वज्र की भूमि भूटान को कहा जाता है। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ये भी मैं आप सभी लोगों को बता चुका था, पढ़ा चुका था कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। और ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका था कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन है 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 36 नंबर में भारत का संविधान का विचार किसने दिया था। भारत का संविधान का विचार किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, एम.एन. राय ने भारत का संविधान का विचार दिए थे। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 37 नंबर में भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जी हाँ, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन है, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और यह कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के क में। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो है ये चालू खाते का हिस्सा नहीं है। वही बात करें ऑप्शन ए का, तो माल का निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात आयात, आय प्राप्तियां और भुगतान जो है ये संतुलन के चालू खाते से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 40 नंबर में भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, सुकुमार सेन जो है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये भी प्रश्न मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका था, बता चुका था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, 41 नंबर में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जी हाँ, निम्न में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन कौन से शहर में जहाज का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी। जी हाँ, ट्रास्टे, हैम्बर्ग और मिन्स्क में ये जहाज का निर्माण होता है, इन सभी शहरों में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, 43 नंबर में निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउ पॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी क्या तैयार करता है निम्न में से। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए, मानव विकास सूचकांक। कौन तैयार करता है, यूएनडीपी। चलिए यूएनडीपी के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। यूएनडीपी का, तो इसकी स्थापना होता 22 नवंबर 1965 को और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न मैं आप सभी लोगों को बता चुका था कि हाल ही में यानी 2023 में पद्मश्री अवार्ड से बिहार के कितने व्यक्तियों को नवाजा गया था। तो 3 व्यक्ति का। और इस बार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, सुभद्रा देवी को हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथ हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न काफी प्रश्न एग्जाम में टकराए हैं। तो आप उनसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।